fifth unit of our subject, legal language and legal writing. Okay, so the very first side heading is search of legal material. Meaning and importance of legal research. Legal research is the process of identifying, locating, and analyzing legal sources to solve a legal problem. Objectives of legal research: to find the correct law, to apply law to facts, to support arguments and pleadings, opinions and judgments, to understand judicial interpretation. A lawyer is not expected to know all laws, but must know how to find the law. आप लीगल मटेरियल कैसा सर्च करेंगे, ठीक है। नंबर 1, मीनिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंस ऑफ लीगल रिसर्च। लीगल रिसर्च का मीनिंग क्या है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। लीगल रिसर्च इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, लोकेटिंग एंड एनालाइजिंग लीगल सोर्सेज टू सॉल्व ए लीगल प्रॉब्लम। लीगल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो लीगल रिसर्च करते हैं उसमें आइडेंटिफाई करना, लोकेट करना एंड एनालाइज लीगल सोर्सेस, उसका सोर्स क्या है वो आप जो है उसको आइडेंटिफाई करना। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लीगल रिसर्च, लीगल रिसर्च करना इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वॉट एवर यू आर डूइंग उसका एक ऑब्जेक्टिव रहता ना, ठीक है। तो लीगल रिसर्च करिए, व्हाट इज लीगल रिसर्च, कि आइडेंटिफाई करना कुछ प्रॉब्लम को, उसको ऑब्जेक्टिफाई करना और उसको लोकेट करना, लोकेट करके उसका सॉल्यूशन निकालना, रेमेडी निकालना, वो आपका काम है लीगल रिसर्च में। ऑब्जेक्टिव्स, 4 ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली। द वेरी फर्स्ट इज टू फाइंड द करेक्ट लॉ। कोई भी केस है तो केस में करेक्ट लॉ क्या है वो मालूम करना आपका काम है। द सेकेंड इज टू अप्लाई लॉ ऑफ फैक्ट्स, उसके अंदर फैक्ट्स अप्लाई करना आपका काम है। कोई भी आपके पास केस आया, कोई भी आपके पास केस आया, जब क्लाइंट आके आपके सामने बैठता तो आपको मालूम रहना कि भाई ये केस में कौन सा लॉ लगता, कौन सा फैक्ट ऑफ लॉ लगता, कौन सा कानून लगता और इसकी रेमेडी क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई आके आपको चेक बाउंस का केस सुना रहे तो आप मैट्रिमोनियल के सेक्शंस तो नहीं बोलते ना, कोई मैट्रिमोनियल के सेक्शन सुना रहे आप मर्डर के सेक्शन तो नहीं बोलते, करेक्ट। तो जो फैक्ट ऑफ लॉ है वो आपको आइडेंटिफाई करना और अप्लाई करना आपका काम है, ठीक है। द थर्ड ऑब्जेक्टिव इज टू सपोर्ट आर्गुमेंट्स इन प्लीडिंग्स, ओपिनियंस एंड जजमेंट्स, ठीक है। आपके प्लीडिंग्स में, ओपिनियंस में और जजमेंट्स में सपोर्ट मिलता अगर आप लीगल रिसर्च करेंगे। आप एज ए देखो टीचर, डॉक्टर एंड एडवोकेट, they all have to study throughout the life and throughout their career, ठीक है। डॉक्टर ये नहीं बोल सकता मैं एमबीबीएस जो डिग्री पढ़ा बस उसी के हिसाब से जो मैं ट्रीटमेंट करूंगा, नहीं। एवरी डे इज द डेवलपमेंट इन द मेडिकल फील्ड, ठीक है। इन द सेम वे एवरी डे देयर इज अ डेवलपमेंट इन द टीचिंग फील्ड, मेथोडोलॉजी। पहले टीचर्स जो है बोर्ड पे पढ़ाते थे, आज क्या है डिजिटल बोर्ड्स है। आज के जमाने में अगर आप जो है ना, खैर कई लोग नॉर्मल बोर्ड यूज करते हैं बट स्टूडेंट्स एंड द एकेडमिक्स आर प्रीफरिंग द डिजिटल बोर्ड। जो चीज आप एक हफ्ते में समझाते, फॉर एग्जांपल बच्चों को मिल्की वे के बारे में समझाना है, जो ड्रॉ करके समझाते अगर वो डिजिटल बोर्ड में बता दिए तो एक ही क्लास में बच्चा समझ जाता। तो दैट मींस दे आर लर्निंग इन द सेम वे फॉर द लॉयर्स आल्सो। लॉयर्स हैव टू लर्न एवरी डे नॉलेज अपग्रेड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए आपको लीगल रिसर्च करना पड़ता। फॉर एग्जांपल कोई भी आपके सामने जजमेंट की कॉपी आई तो जजमेंट की कॉपी आप रखते हो, उसमें क्या क्या एनालाइज करना, रिसर्च क्या क्या करना, कौन से कोर्ट में है, पार्टी का नाम क्या है, केस क्या है, लिटिगेशन क्या है, डिस्प्यूट क्या है, कौन से सेक्शंस लगे, उसकी रेमेडी क्या है, आर्गुमेंट क्या है, प्लीडिंग क्या है, ट्रायल क्या है, ये पूरे चीजें आप एनालाइज करना है। इसको क्या बोलेंगे आप, लीगल रिसर्च, ठीक है। द फोर्थ इज टू अंडरस्टैंड जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। कॉमन मैन का इंटरप्रिटेशन एक अलग रहता, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन एक अलग रहता। समझ में आए बात। फॉर एग्जाम्पल आप कोई क्राइम देखे, आप ऐसे कॉमन मैन बोलेंगे एक ऐसा क्राइम हुआ, अब फॉर एग्जाम्पल एक्सीडेंट देखे आप तो बोलेंगे कि भाई ये तो एक्सीडेंट, प्राइमा फेसी एक्सीडेंट है। बट उसकी जब इन्वेस्टिगेशन और जजमेंट आया, जब ये पता चला कि एक्सीडेंट नहीं वो प्री प्लान मर्डर था, मर्डर ऐसा था कि गाड़ी से एक्सीडेंट करके सामने वाले को मारना ये मकसद था, कॉमन मैन क्या बोलता है, ये तो एक्सीडेंट है बोलता। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन क्या है, इट वॉज ए मर्डर, ठीक है। तो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन क्या है वो मालूम करने के वास्ते लीगल रिसर्च का ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ए लॉयर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू नो ऑल लॉज। व्हाट इज द रूल, व्हाट इज द रूल, ए लॉयर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू नो ऑल लॉज। एक लॉयर पूरा दुनिया का कानून मालूम कर लो ये पॉसिबल नहीं है, बट मस्ट नो हाउ टू फाइंड द लॉ। मालूम नहीं रहता, कई बार ऐसा केस आ जाता, आप खुद थोड़ा परेशान हो जाते हैं एज लॉयर कि भाई ये केस मेरे पास आ गया, मेरे को नॉलेज नहीं है, तो अब एज ए एडवोकेट में क्या करूंगा, एज ए लॉयर मैं फाइंड तो करूंगा ये लॉ क्या है आखिर,
मालूम तो करना काम है ना, तो उसका प्रोसीजर, उसका तरीका आपको मालूम रहना। नहीं भाई मालूम ही कैसा करना, मुझे ये भी पता नहीं है बोल तो दैट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सेकंड साइड हेडिंग इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ actual legal problem. Identification of the actual legal problem. Meaning, identification of the legal problem means separating legal issues from the factual narration. Steps to identify the problem. Read facts carefully, identify rights violated, identify parties involved, identify nature of dispute, civil, criminal, constitutional, family, commercial. Frame legal issues. Example, a woman is deserted by her husband without maintenance. Legal issue identified, whether wife is entitled to maintenance under which law. Section IPC, Section 125 CRPC, Muslim Women Act, Hindu Adoption and Maintenance Act. Wrong identification is equal to wrong law application. कोई भी आपके पास केस आया, ये कहां पर आपको एग्जाम में आएगा मालूम? सेक्शन सी में आपको एक केस देते एज ए क्वेश्चन, तो आइडेंटिफाई करना आप एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। 15 मार्क का जो आंसर है उसके अंदर आप आइडेंटिफाई करना कि इसमें एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, इसमें फैक्ट ऑफ लॉ क्या है, इसमें आर्गुमेंट क्या है, इसमें रेमेडी क्या है, वो मालूम होता। फिफ्थ यूनिट है ये, एंड थर्ड सेक्शन में आपको आएंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ द केस लॉ एक्चुअल लीगल प्रॉब्लम। नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लीगल प्रॉब्लम मींस सेपरेटिंग लीगल इश्यूज फ्रॉम फैक्चुअल नरेशन। लीगल इश्यूज क्या है वो देखना, फैक्चुअल नरेशन तो कुछ भी रहता, क्लाइंट आके आपको पूरी कहानी सुनाता, दैट इज नॉट रिलेटेड टू अस। फैक्चुअल इशू जो पेपर में है दैट इज द इशू फॉर योर प्रॉब्लम, योर मतलब क्लाइंट का जो प्रॉब्लम है। ठीक है, फैक्चुअल नरेशन बिल्कुल अलग रहता, लीगल इशू बिल्कुल अलग रहता। स्टेप्स टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, कोई आपके पास केस आया, तो स्टेप्स क्या है आप उसके अंदर जो है लीगल इशू मालूम करने के। नंबर 1, रीड फैक्ट्स केयरफुली। फॉर एग्जांपल आपको एक एफआईआर दी है, एफआईआर देके बोले भाई एफआईआर पढ़ो, इसके अंदर जो है आप लीगल इशू क्या है मालूम करो, तो आप एफआईआर पढ़ना। सबसे पहले क्या है इसमें, रीड फैक्ट्स केयरफुली, यानी रीड एफआईआर केयरफुली, या केस डायरी आती या रिमांड डायरी आती आपके पास, तो आप उसको फैक्ट को केयरफुली रीड करना। सेकंड पॉइंट क्या है, आइडेंटिफाई राइट्स वायलेटेड। आपके प्लेंटिफ है, पिटिशनर है या कंप्लेनेंट है, उसके राइट्स क्या वायलेट हुए, वहीं से तो डिस्प्यूट स्टार्ट होता। ठीक है भाई, प्लेंटिफ, पिटिशनर और कंप्लेनेंट के राइट्स क्या वायलेट हुए वो मालूम करना आपका काम है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई पार्टीज इन्वॉल्व। कौन कौन पार्टीज इन्वॉल्व है वो मालूम करना, समझे। कंप्लेनेंट है और अक्यूज्ड है, और उसके दोस्तां भी रहते हैं, उसके रिश्तेदार भी रहते हैं, पड़ोसियां भी रहते हैं, सब रहते हैं कंप्लेंट के अंदर, बट आपको ये मालूम करना है कि मेन अक्यूज्ड कौन है जो क्राइम करा, पार्टीज जो इन्वॉल्व है वो मालूम करना। उसके बाद आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ डिस्प्यूट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एज एन एडवोकेट आपको मालूम रहना कि कोई भी केस आपके पास आया तो नेचर ऑफ डिस्प्यूट क्या है। नंबर 1, सिविल मैटर है, क्रिमिनल मैटर है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, फैमिली मैटर है, कमर्शियल मैटर है, कौन सा मैटर है उतना तो आइडेंटिफाई करना है ना केस में। नहीं भाई कोई क्लाइंट आके आपको एक मर्डर का एफआईआर दिया, तो अरे इसमें हस्बैंड वाइफ क्यों लड़े बोलते, अरे बोलेंगे ये तो मर्डर का एफआईआर है, उसके अंदर हस्बैंड वाइफ कहां पर आ गए। अब आप मिसाल के तौर पर एक सिविल मैटर है, एक ओनर और टेनेंट का मैटर है, उसमें आप बोलते हो मर्डर केस कर रहे बोलते, तो मर्डर का ताल्लुक ही नहीं है ना, वो मैटर अलग ही मैटर। तो आप एज एन एडवोकेट केस आपके पास आया तो डिस्प्यूट क्या है मालूम करना, क्रिमिनल है, सिविल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, फैमिली है, कमर्शियल है, क्या है आखिर वो आइडेंटिफाई करना। दिस इज लीगल रिसर्च। लीगल रिसर्च जो पढ़े ना 5th यूनिट वो यही है। अब आपको जो क्वेश्चन आएगा कैसा आएगा, एक आपको सीन बताएंगे, एक इंसिडेंट बताएंगे, उसके अंदर आपको मालूम करना है कि लीगल रिसर्च इसके अंदर सेक्शंस कौन से लगते हैं, आप इसके अंदर इश्यूज कैसा मालूम करना, आप इसके अंदर डिस्प्यूट क्या है मालूम करना, रेमेडी क्या है मालूम करके आप 15 मार्क का आंसर लिखना पूरा। समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है फ्रेम लीगल इश्यूज। उसके बाद आप इसके अंदर देखना कि लीगल इश्यूज क्या क्या है, उसका आप एक नोट डाउन बनाना। ठीक है, एग्जांपल, ए वुमन इज डिजर्टेड। डिजर्टेड का माना नॉट आइसोलेटेड। ठीक है, ए वुमन इज डिजर्टेड बाय हर हस्बैंड विदाउट मेंटेनेंस। हस्बैंड क्या करा, अपनी वाइफ को डिजर्ट कर दिया, भाई निकाल दिया, घर से निकाल दिया, अलग कर दिया। डेजर्ट क्यों बोलते, क्योंकि बिल्कुल वो अलग है अपनी दुनिया से, इसलिए वो डेजर्ट बोलते हैं उसको। डेजर्टेड का माना दूर, हटा देना, अपने से दूर हटाने को बोलते हैं। हस्बैंड क्या करा, वाइफ को अपने से हटा दिया, मेंटेनेंस भी नहीं दे रहा। अब आपके पास केस आया,
तो आप क्या क्या आइडेंटिफाई करना उसके अंदर, लीगल इश्यूज आइडेंटिफाइड, वेदर वाइफ इज एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस, पहले ये मालूम करना वो वाइफ मेंटेनेंस को एंटाइटल्ड है नहीं है, या फिर उन्हें दूसरी रीमैरेज कर ली, या फिर उन्हें कोई रिलेशन में है, कोई रिलेशन में भी है तो मेंटेनेंस नहीं देना है, कोई रीमैरेज कर ली भी तो मेंटेनेंस नहीं देना है। तो सबसे पहले आप क्या आइडेंटिफाई करना कि वुमन जो है मेंटेनेंस के लिए काबिल है या नहीं है, सबसे पहले मालूम करना। नेक्स्ट, अंडर विच लॉ, मेंटेनेंस का लॉ क्या है सीआरपीसी में, देख के बोले, वेरी गुड, हाँ, सेक्शन 125 सीआरपीसी इज मेंटेनेंस, क्लेमिंग मेंटेनेंस, ठीक है, उसके अंदर डिटेल पढ़ना आप, क्या मतलब याद रहता ना, हाँ हाँ, तो इसलिए तो बोल रहे पढ़ना ना, पूरा पढ़ना बिल्कुल। सो 125 सीआरपीसी इज फॉर मेंटेनेंस, और मेंटेनेंस का डेफिनेशन आप पढ़ेंगे तो क्या है कि ओनली मैन इज एंटाइटल्ड टू गिव मेंटेनेंस, विमेन से मेंटेनेंस नहीं ले सकते आप, ठीक है। तो मैन, आदमी को देना है मेंटेनेंस पूरे पैसे, और सुनो, आदमी को मेंटेनेंस देना है फॉर हिज वाइफ, चिल्ड्रन एंड फॉर हिज पेरेंट्स ऑल्सो, पेरेंट्स ऑल्सो कैन क्लेम मेंटेनेंस, हम बच्चों को पाल के बड़ा करें, हमारा घर लेके चलेगा, तो उन्हें भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हो। तो 125 सीआरपीसी में ये वो भी बता दे रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा, वो देखना आप कि कौन से रिलीजन का आदमी आ रहा, कौन से रिलीजन का क्लाइंट है। फॉर एग्जांपल, अभी आप मुस्लिम लेडी आपके पास क्लाइंट आए, तो मुस्लिम वुमेन एक्ट देखना आप, ठीक है, मेंटेनेंस क्लेम करना है। तो कोई हिंदू है तो हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट करना, कोई मुस्लिम क्लाइंट है तो उसको हिंदू अडॉप्शन एक्ट में लगाना, कोई हिंदू क्लाइंट है तो मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट में लगाना। तो इनका कानून अलग, इनका कानून अलग। आई बात समझ में? उतना तक इंटरकास्ट मैरिज है तो स्पेशल मैरिज है, तो उसमें देखना रेमेडीज क्या है, रेमेडीज देख के लगाना पड़ता। इंटरकास्ट मैरिज रही तो अगर विमेन जो है वो उसके हिसाब से लगता, अगर हिंदू वुमेन में तो हिंदू मैरिज एक्ट लगता, और मुस्लिम वुमेन में तो मुस्लिम मैरिज एक्ट लगता। आई बात समझ में? ठीक है, तो पॉइंट ये है कि आप अकॉर्डिंग टू द रिलीजन भी आपको करना रहता, इसीलिए बता रहे कि कोई क्लाइंट आया तो लीगल रिसर्च और इतनी चीजें आपको मालूम रहता है। ये तो बेसिक एग्जाम्पल है, ऐसे कई ऐसे वो हिंदू मैरिज एक्ट में चल, सबका अलग 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 बनेंगे आप, वो बना दिए वो जमाने में, तो अब वही चल रहा कहानी। चलो, रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन, रॉन्ग आइडेंटिफाई, अगर आप कोई केस को रॉन्ग आइडेंटिफाई करे तो क्या होता, रॉन्ग लॉ अप्लाई होता और केस पूरा खराब होता। तो नंबर वन आपको क्या करना है, करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ लॉ करना है। आई बात समझ में? नेक्स्ट, Identification of provisions of law applicable. Sources of law. First, Constitution of India, statutes, subordinate legislation, judicial precedents, customary law. Method, identify the subject area, refer to the relevant act, find exact section, article, read bare acts, explanations, illustrations, amendments. Example, problem, arrest without warrant. Applicable law, section 41 CRPC, article 22 of constitution, always start with the bare act. प्रोविजंस ऑफ लॉ, कौन सा प्रोविजन ऑफ लॉ यहाँ पर एप्लीकेबल होता है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करना। कोई केस आपके पास आया तो उसको आइडेंटिफाई कैसा करना, भाई ये केस है तो इसको क्या लॉ अप्लाई करना है, ठीक है। नंबर वन, सोर्सेस ऑफ लॉ, आपको पहले तो ये मालूम रहना कि इस लॉ के, हमारे कानून के सोर्सेस कहाँ हैं, कहाँ से सोर्सेस आए पूरे, ठीक है। नंबर वन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आपको मैक्सिमम लॉज मिल जाते, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रिंसिपल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल से पूरा आपको प्रेसिडेंट का रोल क्या है, प्राइम मिनिस्टर का रोल क्या है, एमपी एमएलए सब का रोल्स क्या है उसके अंदर पूरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मौजूद है। उसके बाद क्या है, स्टैट्यूट्स। व्हाट आर स्टैट्यूट्स? एक्ट्स क्रिएटेड और इनैक्टेड बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन पार्लियामेंट, ठीक है। नेक्स्ट, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन इज इन द स्टेट असेंबलीज में जो है कुछ लॉज पास करते हैं, उसको सबऑर्डिनेट जो है ना असेंबलीज या सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन बोलते हैं। वो स्टेट का कानून रहता है, और छोटे छोटे कानून जैसे ट्रैफिक का कानून है, ऐसे ऐसे कानून वो बनाते हैं, ठीक है। जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, नहीं, व्हाट आर जुडिशियल प्रेसिडेंट्स? प्रेसिडेंट का माना जस्टिस से यूं करते कैसा जी, याद रखो आता ही, इसलिए प्रेसिडेंट। जुडिशियल का माना कोर्ट,
प्रेसिडेंट का माना कि प्रीवियस जो जजमेंट्स है उसको आप जो है साइटेशन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाँ नहीं वो नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल 2012 में सुप्रीम कोर्ट हैज पास द लॉ दैट देयर शुड बी नो टिंटेड ग्लासेस ऑन द फोर व्हीलर्स, तो वो भी एक कानून बना। आई बात समझ में? जुडिशियल प्रेसिडेंट्स यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से कुछ ऐसे ऑर्डर्स आते, उसको भी लॉ माना जाता। 2012 में क्या कानून क्या लॉ पास हुआ सुप्रीम कोर्ट से कि देयर शुड बी नो टिंटेड ग्लासेस। क्या है? ग्लास के ऊपर ब्लैक कलर लगा देते ना, ग्लास के कार के ग्लासेस पे ब्लैक कलर लगा देते, तो दैट इज नॉट परमिसेबल। उसके अंदर कुछ परसेंटेज है, 20 या 30% रखना, उससे ज्यादा नहीं रखना। ब्लैक कार में ब्लैक कलर नहीं लगाना, 100% नहीं लगाना। तो दैट इज द लॉ गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट। आए समझ में? तुम वहां बात करे तो कैसे? कस्टमरी लॉ, व्हाट आर कस्टमरी लॉ? कस्टमरी लॉ यानी जो हमारे कस्टम्स होते हैं, जो अकॉर्डिंग टू द रिलीजियंस, अकॉर्डिंग टू द एरिया, जो कस्टमरी लॉज होते हैं, वो लॉज के हिसाब से आप काम करना है। तो आपको लॉ अप्लाई करना है, आइडेंटिफाई करना है, तो लॉ के ये 5 सोर्सेस है। आई बात समझ में? नेक्स्ट, मेथड, मालूम करने का मेथड। आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एरिया, भाई कौन से सब्जेक्ट में आता है ये पहले वो आइडेंटिफाई करना, ठीक है। रिफर टू द रेलेवेंट एक्ट्स, भाई आपके पास चेक बाउंस का केस आया तो उसके हिसाब से कुछ कानून है क्या, वो आप मालूमात करना, ठीक है। फाइंड एग्जैक्ट सेक्शन और आर्टिकल, ये मेरे पास जो केस आया उसका एग्जैक्ट सेक्शन क्या है और उसका एग्जैक्ट आर्टिकल क्या है वो मालूम करना, ठीक है। उसके बाद जो सेक्शन और आर्टिकल मालूम करना है उसके अंदर 4 पॉइंट्स है, जो कैसा मालूम करना। सबसे पहले देखेंगे आप बेयर प्रोविजंस के कानून में क्या है मालूम करना। उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखना, उसका आपके केस का एक्सप्लेनेशन देखना। इलस्ट्रेशंस देखना, इलस्ट्रेशन मतलब एग्जांपल्स क्या है, ये केस से रिलेटेड एग्जांपल्स क्या है देखना। और अमेंडमेंट्स मतलब चेंजेस, इंप्रूवमेंट। अमेंडमेंट किसको बोलेंगे? चेंजेस, इंप्रूवमेंट। फॉर एग्जांपल डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 है, उसके बाद उसके अंदर कई सारे चेंजेस आए, इंप्रूवमेंट्स आए, अमेंडमेंट्स आए, तो उसको अमेंडमेंट्स एंड चेंजेस एंड इंप्रूवमेंट्स बोलेंगे। तो आप जो केस देख रहे हैं उसमें कुछ अमेंडमेंट्स आए या कुछ चेंजेस आए या कुछ इंप्रूवमेंट्स आए, वो भी आप देखना, आपका काम है। इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल, प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम है, अरेस्ट विदाउट वारंट। एक अक्यूज को अरेस्ट कर लिया विदाउट वारंट। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? एप्लीकेबल लॉ क्या है इसके अंदर? सेक्शन 41 सीआरपीसी। सेक्शन 41 सीआरपीसी इज नोटिस टू अक्यूज्ड, अक्यूज को नोटिस देते कि तुम्हारे खिलाफ केस है, तुम आओ। 91 सीआरपीसी क्या है? कंप्लेनेंट को नोटिस देते हैं कि आपने कंप्लेन किया है, आप जो कंप्लेन किए उसके फैक्ट्स लाके हमारे को बताओ, ठीक है। ये आप नोटिस इशू करते हैं। उसके बाद आर्टिकल नंबर 22 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो है 2 लॉज एप्लीकेबल होते अरेस्ट विदाउट वारंट के ऊपर, और वो कॉग्निजेबल ऑफेंस रहा, ऐसा ऑफेंस जिसकी सजा 7 साल से ऊपर है, तो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते, ठीक है। ऐसा क्राइम जिसकी सजा 7 साल से कम है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, उसको आप जो है अरेस्ट ऑन समन या फिर कोर्ट ऑर्डर से उसको अरेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, सर्च ऑफ डिसाइडेड केसेस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लो। Search of decided cases, meaning decided cases are judicial decisions interpreting law and facts. Why case law is important? Explains ambiguous provisions, shows judicial reasoning, binding or persuasive authority. Types of precedents: binding precedent, Supreme Court and High Court; persuasive precedent, other high courts; foreign judgments. सर्च ऑफ डिसाइडेड केसेस यानी आपके पास एक केस आया तो आप क्या करना, देखना कि भाई सेम, आप देखना कि भाई सेम केस कहीं हुआ क्या, ठीक है, और उसमें आर्ग्यूमेंट्स क्या हुआ, उसके अंदर जो है प्लीडिंग्स क्या हुआ, रिटन स्टेटमेंट क्या है, प्लेंट क्या है, ट्रायल क्या है, आर्ग्यूमेंट क्या है, विटनेसेस क्या है, ये सब आप वहां से कलेक्ट करके आपके केस में आप इंक्लूड कर सकते हैं और रेफरेंस भी दे सकते हैं कि हम वो केस से साइटेशन लिए हैं। एग्जांपल, मीनिंग डिसाइडेड केसेस आर जुडिशियल डिसीजंस इंटरप्रेटिंग लॉ एंड फैक्ट्स। लॉ और फैक्ट्स को डिसाइड करते और इंटरप्रेट करते और उसका जो जजमेंट्स देते उसको क्या बोलेंगे? जुडिशियल डिसीजंस। जुडिशियल डिसीजन, कोर्ट ऑर्डर का जो डिसीजन है वो लॉ और फैक्ट्स का इंटरप्रिटेशन एंड मीनिंग है।
लॉ और फैक्ट्स का इंटरप्रिटेशन और मीनिंग करके ही क्या करे, जुडिशियल डिसीजन दिए। आई बात समझ में, लॉ एंड फैक्ट्स का इंटरप्रिटेशन करके ही जुडिशियल डिसीजन दिया जाता है। नाउ नेक्स्ट, व्हाई केस लॉ इज इंपॉर्टेंट। केस लॉ पढ़ना व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। नंबर 1, एक्सप्लेन्स एम्बिगुअस प्रोविजंस। एम्बिगुअस माने एम्बिगुअस, एग्जैक्ट लिख लिए थे, हाँ लिख लिए थे, एग्जैक्ट एम्बिगुअस स्टेटमेंट यानी एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड। यानी फॉर एग्जांपल आपके पास केस आया, आप रिफर करें, इंटरनेट पे जाके सर्च करें, तो आपका जो केस है उसके जो केस लॉज है या सेक्शंस आपको पूरे डायरेक्ट मिल जाते ना, आपको अलग से रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। समझ में बात। तो एम्बिगुअस प्रोविजंस का माना नहीं, प्रोविजंस का माना, प्रोविजंस का माना जो कानून लगा, प्रोविजंस एग्जैक्ट आपको हाथों हाथ मिल जाता, पूरा हाथों हाथ मिल जाता, सेम केस रहा तो। ऐसे बहुत सारे केसेस सेम टू सेम बहुत रहते। तो अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपका केस और वो केस पूरा डाउनलोड कर लेना, पूरा कॉपी कर लेना, आपको आर्ग्यूमेंट्स मिल जाते, रिटन स्टेटमेंट्स मिल जाते, एग्जैक्ट प्रोविजंस मिल जाते, उसमें चीफ एग्जामिनेशन कैसा हुआ, क्रॉस एग्जामिनेशन कैसा हुआ, पूरा उसके अंदर डेफिनेटली रहता। ठीक है। उसके बाद बाइंडिंग और पर्सुएसिव अथॉरिटी, बाइंडिंग अथॉरिटी और पर्सुएसिव अथॉरिटी भी आपको डेफिनेटली उसके अंदर मिल जाती। ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रेसिडेंट्स, अभी बोला प्रेसिडेंट्स क्या है, प्रीवियस जजमेंट। टू टाइप्स है ये, बाइंडिंग प्रेसिडेंट, बाइंडिंग मतलब एक अथॉरिटी। ठीक है। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट से अगर कोई भी जजमेंट्स आते हैं, कोई भी ऑर्डर आता है, तो दैट इज बाइंडिंग, वो एक लॉ बन जाता है, कानून बन जाता है। जैसा बताया पे 4 व्हीलर है, कार है, उसके अंदर जो मिरर रहता, उसको एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो एक लॉ बन गया। आई बात समझ में, बाइंडिंग अथॉरिटी है वो। नेक्स्ट, पर्सुएसिव प्रेसिडेंट, अदर हाई कोर्ट्स एंड फॉरेन जजमेंट्स। पर्सुएसिव प्रेसिडेंट्स का माना क्या है, आप जो है अदर हाई कोर्ट्स और फॉरेन जजमेंट्स, बेसिकली फॉरेन जजमेंट्स तो जाते नहीं, फॉरेन जजमेंट का रेफरेंस बहुत कम लोग देते। अदर हाई कोर्ट्स का क्या करते, जजमेंट्स लेके यहां पर रिफर करते। आई बात समझे, अदर हाई कोर्ट्स का। एंड लॉ स्टूडेंट्स कैन नॉट बी स्टॉप्ड फ्रॉम राइटिंग एग्जामिनेशन बिकॉज ऑफ द लेस अटेंडेंस। दिल्ली का है वो, दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट बोल रहे हैं ना, दिल्ली हाई कोर्ट जैसा याद आ रहा हमको। दिल्ली हाई कोर्ट का एक ऑर्डर क्या है कि लॉ स्टूडेंट्स कैन नॉट बी बार्ड फ्रॉम राइटिंग एग्जामिनेशन बिकॉज ऑफ द लेस अटेंडेंस। ठीक है। अगर तेलंगाना में अगर ऐसा कोई कर रहा तो वो लॉ स्टूडेंट क्या कर सकता, दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट लेके पर्सुएसिव प्रेसिडेंट बता सकता आप मैनेजमेंट को, क्या भाई दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है। ठीक है। वो हाई कोर्ट का होगा मगर दैट्स एन एपेक्स कोर्ट ना। अब उसको अप्लाई कैसा करना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट पर्सुएसिव प्रेसिडेंट तो आप बता सकते हैं। आई बात समझे, चलिए ठीक है। फिफ्थ साइड हेडिंग, सोर्सेस टू सर्च केस लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Sources to search case laws. Traditional sources, Supreme Court cases, All India Reporter, Criminal Law Journal, Civil Court cases, online databases, sconline.com, livelaw.in, indianqanun.org, lexinessus.com, legalaffairs.government. Use keywords, sections, party names और citations. केस लॉ सर्च करने के सोर्सेस क्या है, दो तरीके हैं, ट्रेडिशनल सोर्सेस एंड ऑनलाइन डाटाबेस। ठीक है। ट्रेडिशनल सोर्सेस का माना क्या है, ट्रेडिशनल में तो जो चलते आ रहा, कस्टमरी जो चलते आ रहा, क्या चलते आ रहा, सुप्रीम कोर्ट केसेस, SCC सुप्रीम कोर्ट केसेस, कई सारे जजमेंट्स आपको मिल जाते, किताबा मिल जाते, उसके बुकलेट्स मिल जाते, कई सारे फेमस जजमेंट्स के जो है आपको जर्नल्स मिल जाती, मैगजीन्स मिल जाते, ऐसे कई सारी चीजें आप लोगों को मिल जाते। ठीक है। उसके बाद ऑल इंडिया रिपोर्टर करके भी एक जर्नल है, वेबसाइट है, उस पर भी आपको मिल जाते। क्रिमिनल लॉ जर्नल, क्रिमिनल LJ बोलते हैं उसको। जर्नल्स का माना, जर्नल बोले तो जनरल नहीं, जर्नल, हाँ जर्नल नहीं, जर्नल मतलब वही बोलो ना, जब से मैगजीन्स बोलेंगे आप, बुकलेट्स बोलेंगे उसको तो जर्नल्स बोलते हैं। जर्नल्स पब्लिश करो बोलते ना, हम आपको PhD में वही बोलते हैं, जर्नल्स पब्लिश करना रहता हमारा। जर्नल्स पब्लिश करने का माना क्या रहता, आप आर्टिकल्स पब्लिश करना, हम लोग आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं, उसको जर्नल बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद सिविल कोर्ट केसेस, CCC, ये केसेस को आप रिफर करना, ये ट्रेडिशनल जो है ना तरीका है आप लीगल रिसर्च करने का। अगर आपको सवाल आया समझो सेक्शन C में कि व्हाट आर द सोर्सेस टू सर्च केस लॉ
give reasons and give methods and examples. हाँ, तो आप लिखना पूरा केस लॉ रिसर्च करने के वास्ते ट्रेडिशनल सोर्सेस एक है, ऑनलाइन डाटाबेस एक है, ऑनलाइन ट्रेडिशनल सोर्सेस में 4 तरीके हैं, ऑनलाइन डाटाबेस में 5 तरीके हैं बोल के लिखना डिटेल्स में, ठीक है। ऑनलाइन डाटाबेस में क्या है, नंबर 1 scconline.com, एक वेबसाइट है जिसमें आप पूरे केस लॉज मैक्सिमम मिलते हैं, ठीक है, नंबर 1 वेबसाइट। सेकंड इज livelaw.in, ये बहुत फेमस वेबसाइट है, ये लोग सब्सक्रिप्शन ऑन बेसिस पर भी आपको कई सारे इंफॉर्मेशन देते हैं, न्यूज़लेटर्स भेजते हैं, बुकलेट्स भेजते हैं, मैगजीन्स भेजते हैं आपको सब्सक्रिप्शन अगर आप इनके ऊपर कर रहे हैं तो livelaw.in। थर्ड वाला है indianqanun.org, एक वेबसाइट है जिसमें कई सारे आपको लीगल लॉ केसेस मिलते हैं। उसके बाद है lexisnexis.com, lexisnexis.com भी आपको बहुत ज्यादा लीगल केसेस के लिए फायदेमंद है। लास्ट इज द गवर्नमेंट वेबसाइट दैट इज legalaffairs.gov.in, इसको आपको रिलेटेड टू लॉ मैक्सिमम चीजें आपको मिल जाएंगे कि भाई ऑल ओवर इंडिया लीगल डिपार्टमेंट में क्या क्या अपडेट्स है, लॉ मिनिस्टर सेंट्रल मिनिस्टर कौन है, लॉ स्टेट मिनिस्टर कौन है, आपको मैक्सिमम डिटेल्स इसमें मिल जाती है, ठीक है। तो ये आप इंपॉर्टेंट है, सर्च केस लॉ सर्च कर रहे तो ये ट्रेडिशनल वे में भी करे, कैसा करे वो भी मालूम होना आपको, और ऑनलाइन डाटाबेस में भी कैसा कर रहे वो भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। 6th, Search of commentaries by renowned authors. Meaning of commentary. A commentary is a book where experts explain statute with case law's importance, clarifies complex provisions, provides historical background, helps in interpretation. Examples of renowned authors: IPC Ratanlal and Dheeraj Lal, CRPC R.V. Kelkar, CPC Mullah, Constitution H.M. Seervai D.D. Basu, Evidence Act Sarkar. Courts often rely on standard commentaries. search of commentaries by renowned authors. What are commentaries? तुम्हारे उन्होंने नहीं है वो। सर्च ऑफ कमेंट्रीज का माना क्या है? कमेंट्रीज बोले तो कमेंट्री भाई, एक्सप्लेनेशन, समरी, कमेंट्रीज। मैचेस नहीं देखे? हाँ, तो उसमें हाँ वैसा वो भी एक टाइप ऑफ कमेंट्री है, मगर हम कमेंट्री ये बता रहे हैं कि पूरा यूनिट है, समझो यूनिट का कुछ समरी दे रहे या कमेंट्री दे रहे, एक्सप्लेनेशन दे रहे, दोज आर कॉल्ड एज कमेंट्रीज। तो अगर आपको आईपीसी, सीआरपीसी, बीएनएस, बीएसए के अगर कमेंट्रीज पढ़ना है तो कई सारे फेमस ऑथर्स है जो सिंपल लैंग्वेज में कमेंट्रीज लिखे, उसका एक्सप्लेनेशन आप ले सकते हैं, ठीक है। मीनिंग ऑफ कमेंट्री, ए कमेंट्री इज अ बुक वेयर एक्सपर्ट्स एक्सप्लेन स्टैट्यूट्स विद केस लॉज। जो भी लॉ एक्सपर्ट्स रहते हैं उन कानून को अच्छी तरीके से डिटेल में और एक्सप्लेन करके बताते हैं आपको, ताकि हम अच्छी तरीके से समझ सके। उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कमेंट्रीज की इंपॉर्टेंस क्या है? क्लैरिफाइज कॉम्प्लेक्स प्रोविजंस। कॉम्प्लेक्स का माना हार्ड, डिफिकल्ट, कॉम्प्लेक्स का माना डिफिकल्ट, ठीक है। डिफिकल्ट प्रोविजंस, प्रोविजंस किसको बोलेंगे? अभी बताया ना, प्रोविजंस, लॉज, कानून, आईपीसी, सीआरपीसी, ऑल दीज आर प्रोविजंस। अब आप बोले भाई मर्डर का प्रोविजन क्या है? हाँ नहीं, आईपीसी, हाँ 302 मर्डर का प्रोविजन है वो, हाँ, आई बात समझ में। उसके बाद अटेम्प्ट मर्डर का क्या है? 307 आईपीसी, ठीक है। अब आप बोलेंगे बेल का प्रोविजन क्या है? एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन क्या है? प्रोविजन का माना देखो भाई कैसा है, प्रोविजंस का माना सॉल्यूशन, समझो भाई सॉल्यूशंस। अब प्रोविजंस आईपीसी ने आपको प्रॉब्लम बता रहा क्या है, उसका प्रोविजन क्या है? सीआरपीसी, समझ गए बात? तो वैसा प्रोविजंस, लीगल प्रोविजंस बोलते हैं उसको। कॉम्प्लेक्स का माना क्या है? हाँ अभी बोला हार्ड, डिफिकल्ट, याद रखना, तुम खाली सुन रहे क्या पुतलों के जैसा, याद रख रहे। कमेंट्रीज क्यों पढ़ते? अभी मैं बताया कि कॉम्प्लेक्स प्रोविजंस यानी हार्ड और डिफिकल्ट लॉज जो रहते हैं उसको आसानी से एक्सप्लेन रहता कमेंट्रीज में, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोवाइड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। कोई भी केस लॉ है, कोई भी सेक्शन से, आईपीसी, सीआरपीसी, कोई भी लॉ, बीएनए, बीएनएस, बीएसए जो भी पढ़े उसकी हिस्ट्री मालूम होती है, उसका बैकग्राउंड आपको मालूम होता है कमेंट्रीज में, ठीक है। हेल्प्स इन इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रेट करने, आपको एक्सप्लेन करने, आपको समझाने, आपको जब से आपको समझाने के वास्ते हेल्प होता है इसके अंदर, कमेंट्रीज के अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ रिनाउंड ऑथर्स। रिनाउंड ऑथर्स, ये भी एग्जाम्पल में एग्जाम्स में आ सकता है कि भाई रिनाउंड ऑथर्स, हुआ था रिनाउंड ऑथर्स फॉर द कमेंट्रीज।
तो आप लोग लिखना ये नामा पूरे, ठीक है। नंबर 1 आईपीसी, आईपीसी को बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करे, बताए कौन, रतन लाल एंड धीरज लाल। अगर इनकी कमेंट्री पढ़ेंगे तो आईपीसी अच्छी तरीके से समझ में आता, ठीक है। उसके बाद सीआरपीसी, सीआरपीसी आरवी केलकर, आरवी केलकर की अगर आप कमेंट्री पढ़ेंगे तो आपको सीआरपीसी अच्छे से समझ में आता। दीज आर द रिनाउंड ऑथर्स, और इसमें से कई सारे रिनाउंड एडवोकेट्स भी रहते हैं, जस्टिसेस भी रहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऐसे बड़े बड़े लोग कमेंट्रीज करते हैं। और इनकी कमेंट्री अगर आप जो है कोर्ट में पेश करें तो दोज कमेंट्रीज आर आल्सो एक्सेप्टेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। आप बोल सकते हो योर लॉर्डशिप अकॉर्डिंग टू रतनलाल एंड धीरज लाल इन आईपीसी इन 307 सेक्शन, उसका मतलब ये नहीं ये होता। कौन बोले? ये रतनलाल और धीरज लाल बोले, दे आर रिनाउंड ऑथर्स। आई बात समझ में? तो ये आप केस लॉ में बता सकते हैं। उसके बाद सीपीसी, सीपीसी क्या है? सीआरपीसी याद रखना ना, ठीक है। सीपीसी में कमेंट्री किसकी अच्छी है? मुल्ला, मुल्ला करके एक राइटर है अच्छे, उन्होंने कमेंट्री अच्छे से करे इसकी। तो अगर आप बोले, अगर आप सिविल प्रैक्टिस कर रहे, अगर आप सिविल प्रैक्टिस में अगर इनकी कमेंट्री डाल रहे हैं तो दैट विल बी एक्सेप्टेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। व्हाई? बिकॉज दीज आर फेमस कमेंटेटर्स या कमेंट्री जो लिखे सो वाले हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन कौन अच्छी से तरीके से एक्सप्लेन करे? एच.एम. सीरवाई एंड डी.डी. बासु, दे आर फेमस ऑथर्स, राइटर्स जो कमेंट्रीज करे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। उसके बाद एविडेंस एक्ट, एविडेंस एक्ट कौन करे? सरकार, सरकार कमेंट्री बहुत फेमस कमेंट्री है। अगर इनकी कमेंट्री आप यूज करें तो आपको अच्छे से एविडेंस एक्ट समझ में आता। यस, लिखना ना एविडेंस एक्ट, ठीक है। कोर्ट्स ऑफन रिलाई ऑन स्टैंडर्ड, अभी मैं बताया ना, कोर्ट्स ऑफन रिलाई ऑन स्टैंडर्ड कमेंट्री। स्टैंडर्ड यानी जो वेरी नोटेबल है, वेरी फेमस है, वेरी ऑथेंटिक है एंड रिटन बाय फेमस ऑथर्स एंड बुक राइटर्स। Acts of using digest. Meaning of digest. A digest is a subject-wise summary of decided cases. Purpose: saves time, helps locate relevant judgments, provides ratio in brief. Popular digest. SCC digest, AIR manual, Hasbury's law, how to use a digest, identify subject, find subtopic, read head notes, note citation, read full judgment. Digest gives direction, not full law. डाइजेस्ट किसको बोलते हैं? चिप्स खाए तो हजम होने को बोलते हैं। लीगल लैंग्वेज पढ़ लेना अपन। हाँ, कहीं तो वहां समरी और डिसाइडेड के सब पूरा नहीं बोलना, अपन आधा बोलना। डाइजेस्ट इज समथिंग, समरी, रेफरेंसेस, फुटनोट्स, उसको डाइजेस्ट बोलते। याद रखो, अपन लीगल लैंग्वेज पढ़े, अपन मेडिकल नहीं पढ़े। मीनिंग ऑफ डाइजेस्ट: ए डाइजेस्ट इज ए सब्जेक्ट वाइज समरी ऑफ डिसाइडेड केसेस। जो भी डिसाइडेड केसेस रहते हैं ना, उसकी समरी, उसके फुटनोट, उसके हेड नोट, उसका एक्सप्लेनेशन, उसका इंटरप्रिटेशन, ये पूरे को डाइजेस्ट बोलेंगे, ठीक है। पर्पस: डाइजेस्ट का पर्पस क्या है? कोई भी केस लॉ है उसका डाइजेस्ट बनाए, डाइजेस्ट मतलब समरी बनाए। उसका पर्पस क्या है बनाने के वास्ते? पर्पस ये है कि ये करेक्ट सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ जाना। अब 50 पेजेस का जजमेंट पढ़ने से बेहतर एक पेज का डाइजेस्ट पढ़ लेना। आई बात समझ में? तो आपको समझ में आता है पूरे केस में क्या है। तो डाइजेस्ट का पर्पस ये है टू अंडरस्टैंड द केस इन सिंपल लैंग्वेज एंड इन लेस टाइम, ठीक है। नंबर 1 पर्पस वो ये देखो, सेव्स टाइम। डाइजेस्ट बनाने का पर्पस क्या है? सबसे पहले टाइम आपको सेव होता है। सेकंड क्या है? हेल्प्स लोकेट रेलेवेंट जजमेंट्स। रेलेवेंट जजमेंट्स, ये जजमेंट आया तो सेम रेलेवेंट जजमेंट कौन सा है उसके अंदर रेफरेंस रहता है डाइजेस्ट के अंदर, तो वो रेलेवेंट जजमेंट्स को जो है आप रेफरेंस दे सकते हो। उसके बाद प्रोवाइड्स रेशियो इन बिलीफ। रेशियो इन बिलीफ का मतलब ये है, रेशियो इन ब्रीफ के जो भी आपका सब्जेक्ट मैटर है उसका रेशियो कितना है, ब्रीफ में आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाता कि भाई ये सही है, गलत है, क्या आपको जजमेंट मिला। तो रेशियो इन ब्रीफ बोलते हैं उसको। ब्रीफ में आपको समझ में आता, ब्रीफ रेशियो यानी 100 पेजेस पढ़ रही तो 100% है, अगर आप 2 पेजेस में पढ़ रहे तो 2% है। तो ये रेशियो आपका बिल्कुल कम हो गया, ब्रीफ में आप समझ गए, ठीक है। उसके बाद पॉपुलर डाइजेस्ट कौन से हैं? पॉपुलर डाइजेस्ट यानी डाइजेस्ट मतलब पूरी किताब आती है आपको, वॉल्यूम्स आते 10-10 पेजेस के, 10-10 बुक्स के,
वॉल्यूम्स आते, डाइजेस्ट। सुप्रीम कोर्ट के लाखों जजमेंट्स है, लाखों जजमेंट्स के लाखों डाइजेस्ट है, समझ में यार। आप जाके सुप्रीम कोर्ट डाइजेस्ट खरीदे तो सुप्रीम कोर्ट ईयर वाइज रहता, 2010 सुप्रीम कोर्ट डाइजेस्ट, मतलब 2010 में जितने जजमेंट्स आए पूरे जजमेंट के समरीज एंड कमेंट्रीज आपको किताब में मिलते। तो फेमस किताबें कौन से है? SCC डाइजेस्ट, सुप्रीम कोर्ट केस डाइजेस्ट है, सुनो, सुप्रीम कोर्ट केस डाइजेस्ट निकाल के पढ़ना। ये ऑल इंडिया रिपोर्टर मैनुअल पढ़ना, ये फेमस डाइजेस्ट है। उसके बाद हेल्सबरी लॉज, पर्सुएसिव लॉ में ये भी एक वॉल्यूम है, अच्छे से ये भी किताब आप डाइजेस्ट में पढ़ सकते हैं, ठीक है। हाउ टू यूज डाइजेस्ट, डाइजेस्ट किताब खोले तो कैसा पढ़ना हो, उसका तरीका क्या है? नंबर 1, आइडेंटिफाई सब्जेक्ट, एग्जाम्पल मेंटेनेंस। और जो भी केसेस रहते हैं ना डाइजेस्ट में वो अलग अलग रहते हैं, क्रिमिनल लॉज के अलग अलग इंडेक्स रहता, मैट्रिमोनियल का अलग रहता, सिविल का अलग रहता है, सब अलग 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 जो है ना उसके सब्जेक्ट्स रहते, तो देख लेना। उसके बाद फाइंड द टॉपिक, आप कौन सी टॉपिक में आपको डाइजेस्ट पढ़ना है वो फाइंड कर लेना, टॉपिक इंडेक्स में रहता हो, ठीक है। नेक्स्ट, रीड हेड नोट्स, आपका जो भी डाइजेस्ट का सब्जेक्ट है उसका हेड नोट्स पढ़ना आपको मालूम होता। उसके बाद रीड साइटेशन, जो भी डाइजेस्ट में साइटेशन है, साइटेशन अच्छे से पढ़ना, आपको मालूम रहना ये केस जो डिसाइड हुआ वो उसके ऊपर कौन सा साइटेशन था, वो कोर्ट का जजमेंट क्या है आपको मालूम रहना चाहिए। उसके बाद रीड फुल जजमेंट, जजमेंट अच्छे से पढ़ना फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो आपको मालूम होता कि कौन सा कोर्ट है, केस क्या है, पार्टीज क्या है, इश्यूज क्या है, डिस्प्यूट क्या है, रेमेडी क्या है, आर्ग्यूमेंट क्या हुआ इसके अंदर, चीफ क्या हुआ, क्रॉस एग्जामिनेशन क्या हुआ, विटनेस क्या हुआ, जजमेंट क्या हुआ, प्रोनाउंसिएशन क्या हुआ जजमेंट का, ये पूरा आपको मालूम होता, ठीक है। Identification of decided cases. Components of a case. Case name, citation, court, facts, issues, judgment, ratio decidendi, obiter dicta. Ratio decidendi, the legal principle on which the case is decided, binding in similar cases. Obiter dicta, observations not essential to decision, persuasive value only. नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसाइडेड केसेस, ये इंपॉर्टेंट है, सुनो। डिसाइडेड केसेस है उसको आइडेंटिफाई कैसा करना, उसके अंदर से क्या क्या एक्सट्रैक्ट करना आप। फॉर एग्जांपल आपको एक केस दे देते, क्वेश्चन पेपर आया इसमें, एक केस आ गया, आइडेंटिफाई द आइडेंटिफाई दिस डिसाइडेड केस एंड गिव लीगल प्रोविजंस। तब क्या करते हैं? केस के ऊपर फोकस करना। कैसा? नंबर 1, केस का नाम क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ केस, पहले देखना कि भाई केस के अंदर कंपोनेंट्स क्या है। नंबर 1, केस नेम, केस क्या है, केस का नाम क्या है, ठीक है। पार्टीशन सूट है, मेंटेनेंस सूट है, क्रिमिनल मैटर है, सिविल मैटर है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, और आपको कौन सा रेमेडी है, आपको पार्टीशन सूट है या कुछ भी रेमेडीज रह दो, क्या रेमेडी आप चेक करना। उसके बाद साइटेशन, ये केस के अंदर साइटेशन क्या है, दूसरा केस रिलेटेड जो सेम था उसका साइटेशन क्या है वो देखना। थर्ड, कौन से कोर्ट में है, सबसे पहले डॉक्यूमेंट पे लिखा था कोर्ट का नाम, वो देखना पहले, इन द कोर्ट ऑफ द ऑनरेबल सो एंड सो सो एंड सो सो एंड सो, कोर्ट आपको आइडेंटिफाई करना। उसके बाद फैक्ट्स क्या है देखना, जैसे ही पिटीशन स्टार्ट होता है उसके अंदर ब्रीफ फैक्ट्स बोलते शुरू होता, ब्रीफ फैक्ट्स क्या है देखना। उसके बाद इश्यूज, उसके अंदर इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है वो मालूम करना। उसके बाद जजमेंट, जो इशू था उसका क्या जजमेंट पास हुआ, उसका क्या जो है डिटेल्स आया वो देखना। उसके बाद रेशियो डेसिडेंडी देखना, उसके अंदर क्या आपको ऑब्जेक्टिव्स आए वो देखना। फिर ऑबिटर डिक्टा, ऑबिटर डिक्टा रेशियो डेसिडेंडी लिखाया हमें लीगल लैंग्वेजेस में, याद है, वो पूरे जजमेंट्स के बाद की चीज आए वो पूरे आप लोग को देखना रहता, ठीक है। रेशियो डेसिडेंडी क्या है, द लीगल प्रिंसिपल ऑन विच द केस इज डिसाइडेड, रेशियो डेसिडेंडी कौन सा लीगल प्रोविजन है जिसके ऊपर केस डिसाइड हुआ वो मालूम करना, ठीक है। कौन सा लीगल प्रोविजन है जिसके ऊपर केस डिसाइड हुआ, एक ही प्रोविजन है उसके ऊपर केस डिसाइड होता, वो मालूम करना कि ये एक्चुअल प्रोविजन क्या है। उसके बाद बाइंडिंग इन सिमिलर केसेस, दूसरे अगर सिमिलर केसेस है तो उसमें बाइंडिंग हो रही नहीं हो रही देखना। ऑबिटर डिक्टा का माना क्या है, ऑब्जर्वेशंस नॉट एसेंशियल टू डिसीजंस, डिसीजन लेने के लिए ऑब्जर्वेशंस नहीं होना, वहां पर सीधा सीधा आपको जो है ना सबूत होना रहता, सीधा सीधा आपको जो है एविडेंस होना रहता, ठीक है। पर्सुएसिव वैल्यू ओनली, पर्सुएसिव वैल्यू के हिसाब से आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। Analysis of decided cases. Case analysis includes facts comparison, issues involved, legal reasoning, interpretation of statute, final ruling. Questions to ask: is the case relevant? Is it binding? Is law changed later? Is it overruled or followed? Never cite a case without understanding it. एनालिसिस ऑफ डिसाइडेड केसेस, डिसाइडेड जो केसेस है उसका एनालाइजेशन कैसा करते हैं आप। एनालाइज का माना क्या है, ऑब्जर्वेशन, समराइज। डिसाइडेड केसेस है उसमें ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं आप। सबसे पहले केस एनालिसिस इंक्लूड्स फैक्ट्स कंपैरिजन,
आपके फैक्ट्स क्या है केस के अंदर, पहले वो ऑब्जर्व करना। उसके बाद इश्यूज इन्वॉल्व क्या है, अब ये फैक्ट्स आप पढ़ लिए, उसके अंदर केस के अंदर इश्यूज क्या इन्वॉल्व है। एक भाई दूसरे भाई पे जो है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के ऊपर बात करा, तो इशू क्या है कि प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है ये, ठीक है। उसके बाद लीगल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग बोले तो अब आप देखना कि लीगल रीजनिंग में किसको कौन सा कितना आप प्रॉपर्टी देना है। लीगैलिटी क्या है कि फादर की प्रॉपर्टी थी, दो चिल्ड्रन थे, दोनों मेल थे, एक को 30% मिला, एक को 70% मिला, तो ये तो लीगल नहीं होता ना, इलीगल हो गया। तो लीगल प्रोविजंस क्या है वो आप चेक करना। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, अगर कोई कानून है, कोई लॉ है, तो उसको इंटरप्रेट करना, उसको एक्सप्लेन करना। उसके बाद आप देखना कि फाइनल रूलिंग एंड फाइनल जजमेंट फ्रॉम द कोर्ट क्या मिला वो आप देखना, ठीक है। उसके अंदर आप क्वेश्चंस आप बना सकते हैं, क्वेश्चनर आपका खुद का आप बनाना, ये मालूम करने के लिए इज द केस रेलेवेंट, केस रेलेवेंट है नहीं है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस गिवन, केस रेलेवेंट है नहीं है अकॉर्डिंग टू द सेक्शंस गिवन, रेलेवेंट केस है नहीं है वो चेक करना आप, ठीक है। इज इट बाइंडिंग, ये बाइंड हो रहा, ये केस बन रहा या नहीं बन रहा, या चुपके कर रहे, वो मालूम करना, ठीक है। इज द लॉ चेंज्ड लेटर, कई अभी जो अमेंडमेंट क्या माना, इंप्रूवमेंट, चेंजेस विद इंप्रूवमेंट, ठीक है। अमेंडमेंट का माना चेंजेस विद इंप्रूवमेंट, क्योंकि कुछ लॉज ऐसे रहते जो 1980 या 1990 में वो टाइम के हिसाब से कुछ लॉज थे, बट अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड जनरेशन उसमें इंप्रूवमेंट आया, तो आप 1980 का प्रोविजन नहीं डाल सकते। अदर साइड काउंसिल क्या बोलता है, लॉर्डशिप ये लॉ तो अमेंड हो गया, इनका साइटेशन क्यों दे रहे आप, तो अमेंडमेंट हुआ क्या वो भी मालूम करना। जैसा डाउरी प्रोविजन लॉ है वो 1961 का, 2005 में भी अमेंड हुआ वो, तो 2005 में जो अमेंड हुआ लॉ वो प्रोविजन डालना, लेटेस्ट डालना, ओल्ड नहीं डालना, ठीक है। इज इट ओवररूल्ड और फॉलोड, ऐसा लॉ जो ओवररूल हो गया, जो आप फॉलो नहीं कर रहे वो डालना, या फॉलो करा हुआ डालना, जो फॉलो कर रहे वही डालना ना, जो कानून बने हुआ है वो डालना, जो ओवररूल हुआ वो नहीं डालना। नेवर साइट ए केस विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट, यानी आप जज साहब के सामने एक केस का रेफरेंस दे रहे, तो जब केस का रेफरेंस दे रहे तो वो केस क्या है पूरा मालूम रहना आपको, ऐसा नहीं कि आधा पाव पढ़ लिए, आधा पढ़ के साइटेशन देना नहीं है, पूरा केस मालूम रहना तभी आप साइटेशन देना, अदरवाइज आधा मालूमात करके नहीं देना चाहिए। चलिए लास्ट 2 पॉइंट्स है। Application of case laws to facts, meaning applying judicial principles to present facts. Steps: match facts with precedent, apply ratio, distinguish if facts differ, support argument with authority. Examples: case Maneka Gandhi versus Union of India, application used in cases of personal liberty due to process interpretation. एप्लीकेशन ऑफ केस लॉ टू फैक्ट्स, अब आप केस लॉ मालूम कर लिए, उसको फैक्ट्स को अप्लाई कैसा करना वो आप देखना है, ठीक है। मीनिंग अप्लाइंग जुडिशियल प्रिंसिपल्स टू प्रेजेंट फैक्ट्स, जुडिशियल प्रिंसिपल्स जो है प्रेजेंट फैक्ट्स को आप कैसा अप्लाई करना। नंबर 1 मैच फैक्ट्स विद प्रेसिडेंट्स, आपके जो केस है वो फैक्ट्स और प्रेसिडेंट केस के जो फैक्ट्स है वो मैच करके देखना, सेम टू सेम रहना। जब आप साइटेशन दे रहे, कोसा की केस है वो आपके केस में आप साइटेशन, तो जज साहब बोलते हैं वो केस ये केस आप रिलेटेड ही नहीं, तो साइटेशन क्यों दे रहे, नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है। दोनों फैक्ट सेम रहना, ठीक है। अप्लाई रेशियो, कितना रेशियो फैक्ट्स जो है सेम है, 100% होना जरूरी नहीं, 80% भी हो तो चलता, 70% भी हो तो चलता, मगर 10-20% न रहना। केस मैचिंग जब आप रह रहा, जब आप रेफरेंस दे रहे कोर्ट को, तो दूसरा केस एटलीस्ट 70-80% तो मैचिंग रहना, नहीं तो आप उसका साइटेशन नहीं देना चाहिए। डिस्टिंग्विश इफ फैक्ट्स डिफर, अगर साइटेशन केस और आपके केस में कुछ फैक्ट अगर डिफर कर रहे हैं, सेम नहीं है, तो उसका फर्क भी बता देना जज साहब को। योर लॉर्डशिप 80% केस मैच हो रहा, 20% केस मैच नहीं हो रहा बोल के भी जज साहब को आप बता देना, ठीक है। सपोर्ट आर्ग्यूमेंट विथ अथॉरिटी, आपका जो आर्ग्यूमेंट है उसको सपोर्ट करने के लिए अच्छी अथॉरिटी से आप बात करना, बोलना और समझाना, तो ही सपोर्ट आपको मिलेगा। एग्जाम्पल केस मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मेनका गांधी यूनियन ऑफ इंडिया से जो एक फाइट करे थे केस, वो था एप्लीकेशन ऑफ लॉ यूज्ड इन केसेस ऑफ पर्सनल लिबर्टी ड्यू प्रोसेस इंटरप्रिटेशन। उनका ये था कि अरेस्ट के टाइम पे पर्सनल लिबर्टी रहना बोल के मेनका गांधी केस लड़े थे वो जमाने 1980s में, और केस जीते भी थे, फिर वो लॉ बना, फिर वो हिसाब से जो है एफआईआर होता, अरेस्ट होता,
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल नंबर 21 भी उसके ऊपर लागू होता है। खैर लंबी कहानी है। तो ये केस एग्जाम्पल है कि कैसा इन्होंने फाइट करके केस जीते थे। और अगर आपके पास अगर ऐसा केस है तो मेनका गांधी का आप रेफरेंस दे सकते। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। Conclusion. Legal research is the backbone of legal practice. A good lawyer must identify legal issues correctly, find correct statutory provisions, search relevant case laws, use commentary and digest effectively, apply judicial reasoning properly. Legal research is an art developed through continuous practice. लीगल रिसर्च इज द बैकबोन ऑफ लीगल प्रैक्टिस। याद रख लो, आपकी लीगल रिसर्च आपकी लीगल प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट का बैकबोन है। जिस दिन रिसर्च छोड़े वकालत खत्म, मतलब वहीं रहते समझो। लीगल रिसर्च इज द बैकबोन ऑफ लीगल प्रैक्टिस। नंबर 1, लीगल रिसर्च इज द बैकबोन ऑफ लीगल प्रैक्टिस। ए गुड लॉयर मस्ट, सुनो क्या क्या करना है गुड लॉयर को। आइडेंटिफाई लीगल इश्यूज करेक्टली। जो भी आपके पास केस आता उसके लीगल इश्यूज को आइडेंटिफाई सही तरीके से करना चाहिए। गलत आइडेंटिफाई करे तो गलत लॉ एप्लीकेशन होता, तो केस पूरा खराब हो जाता। ठीक है। फाइंड करेक्ट स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। जो भी लीगल प्रोविजंस है करेक्ट उसको फाइंड करके करेक्ट उसको अप्लाई करना आपके केस में। ठीक है। सर्च रेलेवेंट केस लॉ। अगर आपका केस है, दूसरे केसेस भी वैसे है तो सेम केस है क्या बोल के आप सर्च करना। ठीक है। यूज कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट इफेक्टिवली। जो भी मैं अभी कमेंट्रीज बताया था, सीआरपीसी के, सीपीसी के, आईपीसी के है, कॉन्स्टिट्यूशन के है, ये पूरे कमेंट्रीज अच्छे से आप आपके केस में यूज करना। गुड लॉयर बनना है तो ये सब चीज़ें करना पड़ता। ठीक है। डाइजेस्ट भी इफेक्टिवली यूज करना। डाइजेस्ट इज समथिंग द कमेंट्रीज ऑफ ऑल द जजमेंट्स गिवन, उसका भी आप यूज कर सकते। अप्लाई जुडिशियल रीजनिंग प्रॉपरली। अगर आप कोई भी कोर्ट में केस फाइट कर रहे तो जुडिशियल रीजनिंग प्रॉपरली अप्लाई करना। बेफजूल बेमतलब की बहस कोर्ट में नहीं करना। इमीडिएट जो है ना पिटिशन रिजेक्ट हुआ था, केस भी खराब हुआ था। तो जुडिशियल रीजनिंग, कोई भी केस आप लड़ रहे हैं तो जुडिशियल रीजनिंग पक्की रहना उसमें। एक केस हम जो है 3 हफ्ते से हम कोशिश कर रहे हैं बेल की। अब इसमें जुडिशियल रीजनिंग कैसी है देखो। बांग्लादेश के म्यांमार के कोई बच्चे आके मेहदीपट्टनम टोली चौकी पे क्या करे, पैन कार्ड बना लिया, आधार कार्ड बना लिया, बैंक अकाउंट खोल लिया। उससे अपने पासपोर्ट पे जा रहा था म्यांमार का बच्चा, 19 साल का बच्चा है। 19 साल मैंने म्यांमार में काम करा, बांग्लादेश में काम करा, दिल्ली में काम करा, कलकत्ता में काम करा, मुंबई में काम करा, बेंगलुरु में काम करा, फिर आके हैदराबाद में कर रहा था सब। वो सिर्फ 19 साल में काम कर लिया उन्होंने। तो जब मैं और हमारे साथी जब बेल को गए उसके लिए, तो जज साहब एक ही बात बोले कि ही इज एन आउटसाइडर फॉरेनर। ठीक है। ही हैज कम टू इंडिया एंड क्रिएटिंग ऑल जो है आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स पूरे बना रहा। आधार कार्ड बना लिया, पैन कार्ड बना लिया, कोटक बैंक में अकाउंट भी बना लेके पासपोर्ट की तरफ आगे बढ़ रहा था। उन्हें पुलिस वाले पकड़ लिए टोली चौकी पे। तो जज हमारे को बोले देखो एज एन इंडियन आपकी लिबर्टी को खराब कर रहा हूं। तो हम बोले यस सर जैसा। तो बेल तो मिलेंगी उसको, नो प्रॉब्लम, मगर इतनी जल्दी नहीं देता मैं। 16 को आ बोले। जब हम 16 को गए, अभी नहीं देता हूं, 27 को बोले। तो 27 की डेट को फिर जाके हम आर्ग्यूमेंट करना है। आई बात समझ। तो जुडिशियल रीजनिंग बराबर रहना वहां पर। बेल इज ए राइट, नो प्रॉब्लम, नो डाउट अबाउट इट, बेल इज ए राइट। बट जुडिशियल रीजनिंग ये है कि कोई फॉरेनर आके इंडियन आइडेंटिफिकेशन बना ले रहा, जब इंडिया बना के जब उन्हें जॉब करेंगे तो असल जो इंडियन है उसकी जॉब इन्हें खा रहा। असल जो इंडियन को जो प्रोविजंस मिलना था उसकी जॉब इन्हें खाएंगे ना, जब इन्हें पासपोर्ट बना लेगा। तो लिहाजा एज एन इंडियन यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड। तो यस बोले हम, बिल्कुल एक्सेप्ट करें उसको, हम उसको आर्ग्यू नहीं करें। नो लॉर्डशिप, बेल इज ए राइट, बेल इज ए लेफ्ट, बोलते ठीक है बोल के उन्हें जो है ना 6 महीने के बाद दे देते। तो क्या बोले जज साहब बोले कि लेट हिम बी इन द जेल। उसको मालूम होना कि भाई उन्हें जेल में रहा था, उसको मालूम होना गलती करा, तो आप लोग इमीडिएटली छुड़ा दिए तो उसको मालूम ही क्या होता, हो भाई गया वकील छुड़ा लिया मेरे को, बोलते वैसा नहीं। तो लेट हिम बी इन द जेल फॉर सम टाइम, बोलते ओके लॉर्डशिप थैंक यू बोल के हम निकल गए। तो जुडिशियल रीजनिंग क्या है, खामोशी से। हमारी जुडिशियल रीजनिंग थी कि बेल इज अ राइट। जज साहब की जुडिशियल रीजनिंग ये थी कि भाई इंडियन बनने की कोशिश करा, ने फॉर्जरी करा, डॉक्यूमेंट फॉर्जरी करा, आधार कार्ड बोलते हो ना लगा जो है ना, आधार कार्ड गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करे, पैन कार्ड बोलते इनकम टैक्स को इन्वॉल्व करे, आधार कार्ड डिपार्टमेंट दिल्ली को इन्वॉल्व करे, वो केस में पूरों को इन्वॉल्व करे। तुम ना इशू कैसा करे इसको, आधार कार्ड पैन कार्ड कैसा इशू करे, क्या बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं करे। अच्छा उसको ये सब चीजें बनाने के दिया वाला इंडियन, अब उन्हें A2 है, समझ रहे
और पकड़े जेल में चला, अभी पकड़े गया जेल में, तो बना के दे रहा था वाला इंडियन A2 है जो बनाया A1। तो व्हाट इज द जुडिशियल रीजनिंग कि बेल इज राइट, वेल रिक्वेस्ट करें जज का ये था कि भाई नो, ही इज अ फॉरेनर डैमेजिंग इंडिया एंड इट्स लिबर्टी, तो लेट हिम बी इन जेल एंड 25-25 या 50-50 हजार की 2 श्योरिटीज बन के लाओ, जब मैं रिलीज करता हूं, बोले तो यस योर लॉर्डशिप बोल के निकल गया। तो जुडिशियल रीजनिंग शुड बी वेरी परफेक्ट व्हेन यू आर आर्ग्यूइंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। तो दिस वाज द कंप्लीट सब्जेक्ट legal language and legal writing. We have covered from very first topic to the last topic, and hopefully you people have understood it, and hopefully जो है आप इसको अच्छी तरीके से अप्लाई करेंगे। With this we complete our all 5 units revision as well. Thank you so much.